गुप्त साम्राज्य का इतिहास। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था। हालांकि यह उनका पोता चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे गुप्त वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उन्होंने 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में अपने साम्राज्य की राजधानी स्थापित की। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य ने सैन्य विजय और राजनयिक गठजोड़ के संयोजन के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने शक्तिशाली वाकाटक राजवंश के साथ एक गठबंधन बनाया, जिसने मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया और राजवंश की एक राजकुमारी से शादी की। इससे गुप्त साम्राज्य को भारत के पश्चिमी दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त आया, जिसे गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। उन्होंने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया और उन्हें अपनी सैन्य विजय के लिए जाना जाता है, जिसने गुप्त साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। उसने कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसमें शक, कुषाण और माल शामिल थे, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तरी और मध्य भारत में फैला हुआ था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाने लगा। समुद्रगुप्त कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला के कई महान कार्यों का निर्माण किया गया था। वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 413 ईस्वी तक शासन किया और उन्हें गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनकी सैन्य विजय के लिए जाना जाता है, जिसने गुप्त साम्राज्य का और भी विस्तार किया। उसने पश्चिमी भारत में शकों और दक्षिण में पल्लवों को हराया और उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त वंश अपनी कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाने लगा। इस समय के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला के कई महान कार्यों का निर्माण किया गया और गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का पतन होने लगा। बाद के गुप्त शासक अपने पूर्ववर्तियों की तरह शक्तिशाली या प्रभावशाली नहीं थे और राजवंश अंततः 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी भारत के हून आक्रमणों के कारण गिर गया। इसके पतन के बावजूद गुप्त राजवंश ने भारतीय संस्कृति और समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ी और इसका योगदान आधुनिक भारत को प्रेरित और प्रभावित करना जारी रखता है। गुप्त साम्राज्य, कला और वास्तुकला। गुप्त राजवंश के दौरान भारत ने कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों की एक बड़ी अवधि का अनुभव किया। गुप्त काल को भारतीय कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है और इस दौरान उभरी कई कलात्मक परंपराएं और शैलियां आज भी भारतीय कला और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। गुप्त वास्तुकला के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक दिल्ली का प्रतिष्ठित लौह स्तंभ है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्तंभ शुद्ध लोहे से बना है और 23 फीट से अधिक लंबा है। ये 1500 से अधिक वर्षों से खड़ा है और जंग के लिए इसका प्रतिरोध गुप्त राजवंश के उन्नत धातुकर्म ज्ञान का प्रमाण है। गुप्त वंश ने कई भव्य मंदिरों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का भी निर्माण किया। देवगढ़ में दशावतार मंदिर गुप्त वास्तुकला के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है।
यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशीदार बलुआ पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है और इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। गुप्त वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थापत्य नवाचार रॉक कट गुफा मंदिरों का निर्माण था। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं गुप्त शैलकृत मंदिरों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ये गुफाएं अपनी अलंकृत नक्काशी के लिए जानी जाती हैं, जो प्राचीन भारत में हिंदू पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। गुप्त काल वास्तुकला के अतिरिक्त अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। गुप्त वंश कला का संरक्षक था और इस समय के दौरान मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य के कई महान कार्य किए गए थे। गुप्त मूर्तिकला अपने यथार्थवाद और विस्तार पर ध्यान देने के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, जो अब कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, गुप्त मूर्तिकला का एक उदाहरण है। प्रतिमा भूमिस्पर्श मुद्रा में अपने हाथ के साथ बैठे हुए बुद्ध को दर्शाती है। इसे भारतीय मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है और गुप्त मूर्तिकारों के कौशल का एक वसीयतनामा है। गुप्त चित्रकला अपने यथार्थवाद और विस्तार पर ध्यान देने के लिए भी जानी जाती है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं अपने गुप्त युग के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन भारत में बौद्ध पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये पेंटिंग्स अपने जीवंत रंगों और जटिल विवरणों के लिए जानी जाती हैं और वे दुनिया भर के कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रेरित करती रहती हैं। कुल मिलाकर गुप्त वंश ने भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय संस्कृति को प्रेरित और प्रभावित करती हैं। गुप्त साम्राज्य, साहित्य और विज्ञान गुप्त काल को भारतीय साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान कई महान कार्य किए गए जो आज भी भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित करते हैं। गुप्त काल के साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक कामसूत्र है, जिसे ऋषि वात्स्यायन ने लिखा था। कामसूत्र प्रेम, संबंधों और कामुकता पर एक ग्रंथ है और यौन प्रथाओं के स्पष्ट वर्णन के लिए जाना जाता है। जबकि कामसूत्र अक्सर प्रेम काव्य से जुड़ा होता है, ये प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज पर जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत भी है। गुप्त काल से साहित्य का एक और प्रसिद्ध काम रामायण है, एक महाकाव्य कविता जो भगवान राम की कहानी और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने की उनकी खोज बताती है। रामायण को भारतीय साहित्य के महानतम कार्यों में से एक माना जाता है और इसकी नैतिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित किया जाता है। गुप्त काल में विज्ञान और गणित में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस अवधि के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट थे, जिन्हें शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खगोल विज्ञान और गणित पर आर्यभट्ट के कार्य अत्यधिक प्रभावशाली थे और आज भी इनका अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। गुप्त काल का एक अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य चरक संहिता है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पर एक ग्रंथ है। चरक संहिता को आयुर्वेदिक चिकित्सा पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के चिकित्सकों द्वारा इसका अध्ययन और उपयोग जारी है। साहित्य और विज्ञान के अतिरिक्त गुप्त काल महान बौद्धिक और दार्शनिक गतिविधियों का भी काल था। उदाहरण के लिए दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकर इस समय के दौरान रहते थे और उन्हें एक प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक परंपरा के रूप में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। कुल मिलाकर गुप्त काल महान बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का समय था। इस दौरान साहित्य और विज्ञान के कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण हुआ। ये कार्य आज भी भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित और प्रेरित करते हैं।
गुप्त साम्राज्य धर्म गुप्त राजवंश में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस अवधि में भारतीय धार्मिक विचारों और व्यवहार में महत्वपूर्ण विकास हुए। गुप्त काल के दौरान हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था और इस दौरान कई हिंदू मंदिरों और मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुप्त वंश हिंदू धर्म के संरक्षण और हिंदू विद्वानों, पुजारियों और कलाकारों को प्रदान किए गए समर्थन के लिए जाना जाता था। गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता है, जो एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। भगवद गीता को भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है और कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिक अभ्यास पर इसकी शिक्षाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म बना रहा। हालांकि पिछली शताब्दियों की तुलना में इसकी लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई। हालांकि इस समय के दौरान बौद्ध साहित्य और दर्शन के कई महान कार्यों का निर्माण किया गया और बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास जारी रहा। गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक सांची में महान स्तूप है, जो मूल रूप से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन गुप्त काल के दौरान इसका विस्तार और सजावट की गई थी। महान स्तूप अपनी जटिल नक्काशी और दुनिया भर के बौद्धों के तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म भी गुप्त काल के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण धर्म था। इस समय के दौरान कई जैन मंदिरों और मंदिरों का निर्माण किया गया और जैन धर्म अपनी अनूठी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का विकास करता रहा। कुल मिलाकर गुप्त काल भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य परंपराओं में महत्वपूर्ण विकास के साथ महान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि का समय था। ये घटनाक्रम आज भी भारतीय संस्कृति और समाज को प्रभावित और आकार दे रहे हैं। गुप्त साम्राज्य, गिरावट और विरासत आंतरिक संघर्षों, बाहरी आक्रमणों और आर्थिक पतन के संयोजन के कारण गुप्त वंश का पतन 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में शुरू हुआ। गुप्त राजाओं ने अपने द्वारा जीते गए विशाल प्रदेशों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई क्योंकि क्षेत्रीय राज्यपालों और स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। गुप्त राजवंश के पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हुनों का आक्रमण था, जो मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत पर हमला करना शुरू किया था। हुनों ने उत्तरी भारत में व्यापक तबाही और अस्थिरता पैदा की और गुप्त राजा उनके हमलों का विरोध करने में असमर्थ थे। हुनों ने अंततः गुप्त साम्राज्य को और कमजोर करते हुए उत्तरी भारत में अपना राज्य स्थापित किया। 6वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक गुप्त राजवंश ने अपनी अधिकांश शक्ति और प्रभाव खो दिया था और इस अवधि में पूरे भारत में कई क्षेत्रीय राज्यों और राजवंशों का उदय हुआ। हालांकि उनके पतन के बावजूद गुप्त वंश ने भारतीय संस्कृति और समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। गुप्त वंश की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक कला, साहित्य और विज्ञान का उनका संरक्षण था। गुप्त राजा कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए जाने जाते थे और इस अवधि में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। गुप्त काल ने भारतीय कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण विकास देखा। इस दौरान कई खूबसूरत मंदिरों, महलों और स्मारकों का निर्माण किया गया। वास्तुकला की गुप्त शैली, इसकी जटिल नक्काशी और सजावटी विशेषताओं की विशेषता आज भी भारतीय वास्तुकला और डिजाइन को प्रभावित करती है। अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों के अलावा गुप्त वंश ने भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गुप्त राजाओं ने एक जटिल नौकरशाही और कराधान और शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ सरकार की एक उच्च केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की। कुल मिलाकर गुप्त राजवंश भारत में महान बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि का समय था और उनकी विरासत को आज भी महसूस किया जा सकता है। उनके पतन और अंततः पतन के बावजूद गुप्त राजाओं ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी और उनकी उपलब्धियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रहीं।